जंतर शब्द का अर्थ है यंत्र और मंतर का अर्थ यहाँ गणना से है। जंतर मंतर को वेधशाला भी कहते हैं। सवाई जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी में भी किया था। पहली वेधशाला सन 1724 में दिल्ली में बनी। दिल्ली में बनाए गए जंतर मंतर के बाद राजा जय सिंह ने सन 1733 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में वेधशाला का निर्माण किया। कर्क रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है और बाबा महाकाल की गणना का भी उससे संबंध है। प्राचीन काल में संपूर्ण दुनिया का समय निर्धारण उज्जैन के महाकाल से ही होता था। उज्जैन के महाकाल, जंतर मंतर और मंगलनाथ तीनों मंदिर एक ही लाइन के ऊपर स्थित हैं। देश में कई ऐतिहासिक धरोहरें अपनी गौरव गाथा अपनी ही जुबानी बयां करती हैं। महाकाल से जंतर मंतर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और वहीं रेलवे स्टेशन से जंतर मंतर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर में जाने वाले हो तो वहां जाते ही सबसे पहले आपको एक 10 रुपए का टिकट लेना होता है, जो पूरे जंतर मंतर को देखने के लिए पर्याप्त है। उज्जैन जंतर मंतर पर स्थित 5 प्राचीन यंत्र को देखते हैं पूरी जानकारी के साथ। ये भित्ति यंत्र, ये नाड़ी वलय यंत्र, ये सम्राट यंत्र और ये शंकु यंत्र और उसके बाद ये सबसे आखिरी में दिगंश यंत्र। और यहीं पर वेधशाला में चबूतरे के ऊपर ये जो केबिन बना हुआ है, यहाँ टेलीस्कोप की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर रात्रि के समय और ग्रहण आदि विशेष घटनाओं का टेलीस्कोप के माध्यम से अवलोकन वेधशाला में करवाया जाता है। चलिए दोस्तों, यहीं पर मौजूद सबसे पहले समझते हैं सम्राट यंत्र को। ये जो आप सारणी देख रहे हो, यह इस यंत्र की स्थायी सारणी बनी हुई है और अभी जो घड़ी हम देखने जा रहे हैं वह सिर्फ उज्जैन का समय बताएगी। इस सारणी के अनुसार 24 तारीख से 15 नवंबर तक हमें जोड़ने पड़ेंगे 11 मिनट और 11 मिनट जोड़ने के बाद हमारी घड़ी का सही समय बनेगा। जिस प्रकार घड़ी में अंक होते हैं उसी प्रकार यहाँ भी अंक मौजूद हैं और इन अंकों के बीच में ये 5-5 मिनट के खंड हैं और इन 5-5 मिनट के खंड के बीच में ये जो छोटे छोटे खंड दिखाई दे रहे हैं ये सेकंड है, यानी 1 मिनट के अंदर 20-20 सेकंड के 3 खंड हैं। चलिए अब देखते हैं जंतर मंतर पर सूर्य के प्रकाश से समय। मान लीजिए इस समय सूर्य के प्रकाश द्वारा इस दीवार की छाया यहाँ पड़ रही है, तो हमें 11 से काउंट करना हो। ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और एक 46, यानी 11:46। अब हमें उस सारणी के हिसाब से 11 मिनट और इसमें जोड़ने हैं, यानी 11:57, जो कि हमारे इंडिया का टाइम है। और दोस्तों यह घड़ी ठीक 12 बजे के बाद इस दीवार के उस पार से काम करने लगेगी, क्योंकि सूर्य पश्चिम दिशा की ओर आ जाएगा और इसकी छाया पूर्व दिशा की ओर पड़ने लगेगी। दोस्तों हमें ये 11 मिनट इसलिए जोड़ने पड़े क्योंकि हमारे इंडिया का टाइम छपा है लगभग 1800 ईस्वी के आसपास से इलाहाबाद से, और इलाहाबाद 82.5 डिग्री पर स्थित है और उज्जैन 74.5 डिग्री पर, इसलिए कम से कम 11 मिनट का फर्क है और ज़्यादा से ज़्यादा 41 मिनट का। उसके बाद इस यंत्र को देखने के लिए हमें यहाँ सेंटर पर खड़ा होना होता है। सीढ़ी की दीवारों की ऊपरी सतह पर पृथ्वी की दूरी समानांतर होने के कारण रात को दीवारों की ऊपरी सतह की सीध में ध्रुव तारा दिखाई देता है। इस यंत्र का सेंटर ध्रुव तारे के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि बाकी सभी तारे घूमते रहते हैं लेकिन ध्रुव तारा स्थायी है। और इसी यंत्र पर ये जो सफ़ेद पट्टियां हैं, यहाँ से ग्रहों की जानकारी मिलती है। शनि, तारा, शुक्र, ये देखते हैं कि कौन सा तारा कितनी डिग्री पर चल रहा है। लेकिन इसे देखने के लिए हमें पहले से ही और जानकारी होनी चाहिए कि हम कौन सा तारा देख रहे हैं। नाड़ी वलय यंत्र, इस यंत्र के 2 भाग हैं, उत्तर और दक्षिण। जब सूर्य
6 माह तक उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो इसका उत्तर का गोल भाग प्रकाशित रहता है, और जब सूर्य 6 माह तक दक्षिण गोलार्ध में रहता है तो दक्षिण का गोल भाग प्रकाशित रहता है। यानी सूर्य की धूप इस पर पड़ती है। इन दोनों भागों के बीच में पृथ्वी की दूरी समानांतर लगी कीलों से उज्जैन का स्थानीय समय ज्ञात होता है। ग्रह और नक्षत्र के उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति जानने के लिए भी इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नाड़ी वाले यंत्र में देखते हैं समय को। मान लीजिए सूर्य अभी दक्षिणी गोलार्ध में है और इस घड़ी के दक्षिण भाग पर धूप है। इसमें अभी 11:46 हो चुके हैं और फिर 11 मिनट उसी प्रोसेस के द्वारा जोड़ना है, इसमें से सही टाइम आ जाता है। यह 6 महीने दक्षिण की ओर 21 मार्च तक समय बताती है और यह घड़ी 6 महीने उत्तर की ओर समय बताती है, 21 मार्च से जब सूर्य उत्तर में जाता है। चलिए अब देखते हैं दिगंश यंत्र को। ये यंत्र बेशक सभी खगोलीय घटनाओं की जानकारी देने में आज भी सक्षम है। कुछ यंत्रों का प्रयोग सूर्य की रोशनी में अध्ययन के लिए किया जाता है तो कुछ का प्रयोग चांद की रोशनी में रात को अध्ययन के लिए किया जाता है। इस यंत्र पर 90-90 डिग्री के 4 कोण बने हुए हैं। यह पूरी पृथ्वी की गणना करने के लिए है। और यहाँ जो ये पूरा स्केल घुमा हुआ है यह अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और स्पेस की गणना करने के लिए है। इसका सिद्धांत जमीन से ऊंचाई के लिए है, एल्टीट्यूड या समुद्र तल से ऊंचाई, और पंचांग निर्माण के कार्य में यहाँ से सीधे दूरी। उस सिद्धांत पर मौसम की जानकारी, वेदर रिपोर्ट, मैथमेटिकल, फिजिकल, जियोलॉजिकल और स्पेस साइंस के सब कैलकुलेशन, इस सारे कैलकुलेशन को प्लस करके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पंचांग निर्माण बनता है। इस यंत्र से जुड़े कुछ भाले, कुछ लकड़ी के विशेष आकार के बने हुए, कुछ पीतल के और कुछ धातु के और कुछ अष्ट धातु के उपयंत्र भी उपलब्ध हैं, जिसे हम एक्सेसरीज बोलते हैं। इस यंत्र के ऊपर एक तुरी लगाते हैं और उसमें से सूर्य को देखते हैं। यंत्र के ऊपर ही नीडल यानी सिर बने हुए हैं और धागे लटके हुए हैं, जिनसे आसानी से एल्टीट्यूड और एल्डिनाइट डिस्टेंस की रीडिंग प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं शंकु यंत्र को। क्षितिज वृत्त के धरती पर निर्मित इस चबूतरे के बीच में एक शंकु लगा हुआ है, जिसकी छाया इन 7 रेखाओं पर पड़ती है। शंकु की छाया से उन्नतांश भी ज्ञात किए जा सकते हैं और शंकु की छाया दिन की अवधि घटने बढ़ने के साथ साथ घटती बढ़ती रहती है। 22 जून को शंकु की छांव 7वीं लाइन पर होगी। इससे दिन बड़ा और रात छोटी होती है। वहीं 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन शंकु की छांव 20 वाली लाइन पर होगी। इससे रात और दिन दोनों बराबर होंगे 12-12 घंटे के। 22 दिसंबर वाली लाइन पर दिन छोटा और रात बड़ी होती है। ये बीच वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं और ये 7 रेखा 12 राशियों पर बन रही हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि पे और फिर कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कर्क के बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और महेश, यानी हर महीने सूर्य अपनी राशि बदलता रहता है। और 22 जून को सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेगा और शंकु की छांव कर्क पर रहेगी, लेकिन 12 बजे उसकी छांव कहीं नहीं मिलेगी। 22 जून को 12 बजे उज्जैन में आप 5-10 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी खड़े हो जाएं, आपकी खुद की छांव आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उज्जैन कर्क रेखा पर बसा हुआ है। और दोस्तों, महाराजा ने 8 सालों तक स्टडी करने के बाद इन सभी यंत्रों का निर्माण करवाया और इन रेखाओं के हिसाब से हम अभी पूरे भारत के बीचों बीच में खड़े हैं। चलिए अब देखते हैं भित्ति यंत्र को। इन यंत्रों को बनाने के लिए स्थानीय पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। भित्ति यंत्र में दोस्तों, ये जो आप सफ़ेद पट्टे देख रहे हैं ये 90-90 डिग्री के हैं और यह ग्रहों के चलने के निशान हैं। और इस यंत्र से गणना इस कील के ऊपर धागा बांधकर छाया की लाइन मिलाकर उसे सीधा सीधा लाना होता है कि कौन सी डिग्री पे वो धागा आता है। मान लीजिए किसी दिशा से 20 डिग्री और 40 डिग्री ग्रह आए और ज्योतिष लोग फिर उनकी गणना करके पंचांग में काम लेते हैं। यह यंत्र पूरे भारत में और कहीं नहीं है सिवाय उज्जैन के, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और यह कर्क रेखा के जस्ट ऊपर ही बना हुआ है। और उसके बाद इस यंत्र पर चढ़ने के लिए ये पीछे सीढ़ियाँ मौजूद हैं
ताकि ऊपर चढ़कर धागा बांधने में और गणना करने में सरलता हो। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए काफ़ी कठिन शब्दावली प्रयुक्त की गई थी। उसी शब्दावली को मैंने सरल करके आपके सामने पेश किया है। उसमें कभी कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा।